अस्सलाम वालेकुम। सीरियल 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। हम सबका एक इंडिविजुअल रोल होता है और अगर हम उस रोल को समझते नहीं हैं या उसको सीरियसली नहीं लेते तो हम किसी और को कैसे कह सकते हैं कि भाई आपको अपना किरदार अच्छा अदा करना चाहिए, आपको सोसाइटी में बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले आई थिंक हम सबको अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जहाँ पर लगता है कि कुछ गलत है वहाँ पे अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। जहाँ पर लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं उसको दोबारा रिपीट करने की कोशिश करें। अगर किसी और के लिए किस तरह की आसानी पैदा कर सकते हैं तो शायद कुछ मिनट लगेंगे सिर्फ, और किसी और की ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ सकता है। हमेशा इस चीज़ को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं कि किसी एक शख्स के लिए कोई छोटी सी अच्छी चीज़ करें, वो चाहे आपका कोई कॉलीग हो, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई दोस्त हो, कोई छोटी सी अच्छी चीज़। और आप सोचें अगर हर दिन हम सब ये फैसला कर लें कि एक शख्स की मदद करेंगे, एक शख्स के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो हम सब अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को कितना पॉजिटिव और बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे एक दिन एक नेकी में। मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना नमाज को न छोड़ना, नमाज को न छोड़ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुताल्लिक़ आता है अहादीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ुल वफ़ात में, यानी उस मरज़ में जो मरज़ आपकी जान लेने का सबब बनी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हालत के अंदर भी वज़ू फरमाया और उठने की कोशिश की ताकि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमात के साथ नमाज अदा कर सकूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि बिलाल को पैगाम दे दो, जाके अज़ान दे, और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम दे दो कि मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा दें। हदीस में आता है इधर हुजूर को कुछ इफाका हुआ, आप चल कर मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए मुझे और आपको समझाने के लिए। देखो मैं इस हालत के अंदर भी जमात को, नमाज को नहीं छोड़ रहा। मेरी उम्मत वालों, नमाज को न छोड़ना, नमाज को न छोड़ना, नमाज को न छोड़ना। अल्लाह मुझे भी आपको भी नमाज का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमेशा इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि सुबह के वक्त एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ दिन का आगाज़ करें। अपनी सोच जितना हो सकता है अच्छी चीज़ों के ऊपर रखें। सुबह उठकर सबसे पहली चीज़ जो कि एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ हर रोज़ करूँ कि अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं जो कि आई फील ब्लेस्ड अबाउट या आई फील थैंकफुल अबाउट, सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करूँ उन सब चीज़ों के लिए। एंड आई थिंक जब आप दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव नोट पर करते हैं, एक अच्छी सोच के साथ करते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं, तो आपको बाकी दिन में जो भी स्ट्रेसेस होते हैं, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो आपको आसान लगने लगती हैं। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा सुबह के वक्त अपनी एक रूटीन डेवलप करना है जिसमें आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में खुशी महसूस करते हैं, एक अच्छी पॉजिटिव आउटलुक के साथ। ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेसेस हों, जो भी परेशानियां हों, उनको एक डिफरेंट आउटलुक से देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम सब ये सिर्फ कोशिश कर लें तो आई थिंक दिन के थ्रू आउट फिर आपको जो भी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ता है आपको वो आसान लगने लगती हैं। अगर आपका सुबह का जो आगाज़ है, आपके दिन का जो आगाज़ है वो अच्छा हो और एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ आपने दिन को शुरू किया हो। आगे चलेंगे और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो तेज ठंडी हवाएं जो हैं वो इस बात का पैगाम देती हैं कि सर्दियां जो हैं उनका आगाज जो है वो हो चुका है। फैसलाबाद में मौसम की अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत जो है उसमें वाजिया कमी जो है वो दिन ब दिन आ रही है। उसके साथ रात के वक्त में जो है खास तौर पर
ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसके साथ फैसलाबाद का जो मौसम है वो तो खुशगवार होता है, लेकिन उसके साथ साथ शहर फैसलाबाद के चेहरों को जो है उनके ऊपर भी जो है वो मुस्कुराहटें छा जाती हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है 59% है, जबकि हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और हवाएं जो है वो इस बात की खुशखबरी जो है वो बार बार शहर फैसलाबाद को देती हैं कि सर्दियों की जो है वो आगाज हो चुका है, जिसके अंदर खुश्क मेवा जात हैं वो तो खाए जाते हैं ताकि मौसम जो है वो उससे लुत्फानंदोज हुआ जाए, लेकिन उसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मोक का जो है वो भी आगाज किसी हद तक जो हो चुका है। उसके अंदर भी तिब्बी माहिरीन की टाइम से शहर फैसलाबाद से इस बात की अपील की जा रही है कि मास्क का जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि आलूदा फिजा से जो खुद को बचाया जा सके। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से जो है आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन मौसमी तब्दीलियां उसके साथ साथ सर्दियों का जो प्रॉपर तरीके से आगाज है वो भी जल्द जो है वो हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मौसम के सूरत हाल तब्दील होते नजर आ रहे हैं फैसलाबाद शहर में। ऑफ कोर्स जब हम गर्मियाँ इतनी लंबी गर्मियाँ होती हैं, तकरीबन 7-8 महीने फैसलाबाद शहर में गर्मियाँ आपको देखने को मिलती हैं और टेम्परेचर्स काफ़ी हाई रहते हैं, हीट वेव्स भी काफ़ी सारी आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो फाइनली जब सर्दियाँ आ जाती हैं और मौसम सर्द होने लगता है, हवाएं सर्द होने लगती है, तो आई थिंक हम सब फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो थोड़ा सा खुश होना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक डेफिनेटली अक्टूबर मिड के बाद से मौसम तब्दील हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। आपको रात के वक्त स्पेशली शाम के वक्त आपको काफ़ी सर्द और ठंडी हवाएं महसूस हो रही थी। फिर भी कंपैरेटिवली अगर देखें पिछले सालों से तो उतनी सर्दी नहीं है जितनी इस वक्त पे आपको पिछले सालों में नजर आई होगी, जो कि ऑफकोर्स हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कहीं ना कहीं इफेक्ट्स पाकिस्तान में आपको डेफिनेटली नजर आते हैं, फैसलाबाद शहर में आपको डेफिनेटली नजर आते हैं। बट जहाँ पे सर्दियों का आगाज हो रहा है, अपने आपको हाइड्रेटेड रखना मत भूलें। हो सकता है सर्दियों में कम प्यास लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम पानी की जरूरत है। तो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर कैरी करें, कोशिश करें नीम गर्म पानी हो और दिन के थ्रू आउट जितना हो सकता है पानी का इस्तेमाल करते रहें। उसी के साथ ये भी कोशिश करें कि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या किसी भी तरह से मौसम तब्दील हो रहा है, सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, अपनी स्किन को सन डैमेज से बचाएं। और ये असरात सन डैमेज के आपको फौरी तौर पे नजर नहीं आते हैं, इनफैक्ट आपको काफी अरसे तक नजर नहीं आते हैं। आप अपने जब मिड 30s में या 40s में होंगे तब आपको ये महसूस होना शुरू होंगे, जहाँ पर छाइयाँ और डिफरेंट तरह के रिंकल्स आपकी स्किन पे अपीयर होने लगेंगे। लेकिन आई डेफिनेटली थिंक जितना जल्दी हो सके आप अपनी स्किन केयर को बेहतर करें और सन प्रोटेक्शन लाजमी तौर पर अपनी रूटीन में ऐड करें। इसके अलावा आप जानते हैं कि जहाँ पर हमें आपकी सेहत की फिक्र है, वहीं पर आपकी फैमिली, आपके बच्चों की सेहत की भी हमें बहुत फिक्र रहती है। हमारे प्रोग्राम की हमेशा कोशिश है आप लोगों को आगाह रखें, अवेयर रखें और आप जानते हो कि आप किस तरह से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, डिफरेंट बीमारियों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी में, चाहे वो आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, हज़ार और चीज़ें हों, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सब अगर मोहब्बत करते हैं और ज़िंदगी में मेहनत करते हैं तो वो अपनी फैमिलीज़ के लिए करते हैं। तो अपनी फैमिलीज़ को महफूज रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबके घरों में जब बच्चों को हम खेलता हुआ देखते हैं तो आई थिंक जहाँ पर हमारे यहाँ एटलीस्ट हमेशा से ये कल्चर आया कि क्रिकेट बहुत खेलते हैं बच्चे, एंड जब आप अपने बच्चे को क्रिकेट खेलता हुआ देखते हैं तो हम सब ये सोचते हैं कि क्या हमारा बच्चा भी बड़ा होकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं एट द सेम टाइम कि बच्चों को पोलियो से बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोलियो एक ऐसा मर्ज है, ला इलाज मर्ज है, जो कि पूरी जिंदगी के लिए माजूरी का सबब बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को पोलियो वैक्सीन या पोलियो के कतरे लाजमी तौर पर पिलवाएं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इंसदाद पोलियो मुहिम मुल्क भर में 83 मखसूस अजला में जारी है, जो कि 24 से 28 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 5 साल से कम उम्र तक के बच्चों को इस मुहिम में पोलियो के कतरे या फिर वैक्सीन लाजमी तौर पर लगवाएं। जब भी कोई भी पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पर आते हैं तो आप उन्हें खुले दिल से अपनाएं। जितनी दफा पोलियो वर्कर्स आए उतनी दफा आप अपना दरवाजा खोलें उनके लिए और अपने बच्चे को पोलियो वैक्सीन या पोलियो के कतरे लाजमी तौर पर पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। बच्चों की सेहत और महफूज मुस्तकबिल हम सब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। यही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेहतमंद हों और महफूज हों। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी महफूज रहे पोलियो से, तो पोलियो वैक्सीन और पोलियो के कतरे लाजमी तौर पे उनको पिलवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर कुछ भी बन सके, जो चाहे जिंदगी में कर सके, एक भरपूर जिंदगी, एक खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी गुजार
सके तो फैसला आपने आज करना है। और ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने पहले भी कहा, पोलियो एक लाइलाज मर्ज है, माजूरी का सबब बन सकता है, और ये एक दिन की बात नहीं, ये कुछ हफ्तों की, महीनों की बात नहीं। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है, जब एक दफा हो जाए तो पूरी जिंदगी के लिए ये बच्चों को माजूर कर देता है। एक दफा फिर मैं यही आप लोगों को मैसेज दूंगी कि पोलियो की टीम्स इस मुहिम में आप लोगों का दरवाजा बार बार खटखटाएंगी। जितनी दफा भी पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे तक आते हैं, कि अपना दरवाजा उनके लिए खोलें, उन्हें खुले दिल से अपनाएं। अपने घर में जितने भी बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, उनको पोलियो वैक्सीन या पोलियो के कतरे लाजमी तौर पर पिलवाएं। एक दफा फिर 24 से 28 अक्टूबर तक 83 अजला में ये मुहिम जारी रहेगी। बार बार पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे तक आएंगे। अपना भरपूर किरदार अदा करें और पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएं, क्योंकि फैसला आज करना है, अगर बच्चे को कल चलना है। आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ और अहम मौज़ूआत के हवाले से भी बात करें। डेफिनेटली फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्री हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रही है, और हमारी हमेशा कोशिश है कि इंडस्ट्री के जितने भी डिफरेंट इश्यूज हैं उनके बारे में हम ज़रूर बात करें। कोशिश करेंगे अपना फोकस बिजनेसेस पर रखें, एसएमई सेक्टर के ऊपर रखें। बात करेंगे एक्सपोर्ट्स के हवाले से, डॉलर प्राइसेस के हवाले से, क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जावेद अख्तर गुजर साहब हमारे साथ हैं, जो कि बिजनेसमैन भी हैं, ऑर्गेनाइजर ग्लव्स ओनर्स एसोसिएशन भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी, हमेशा फैसलाबाद शहर इंडस्ट्रियल लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, हमारा ओवरऑल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क की बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग निगलेक्ट भी होते रहे हैं, चाहे वो पॉलिसीज़ के हवाले से हो, चाहे डिफरेंट सब्सिडीज़ के हवाले से हो, रिलीफ के हवाले से हो। हमारे सेक्टर को और इंडस्ट्री को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता जिस तरह से किया जाना चाहिए। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से कि फैसलाबाद शहर कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाता है? फैसलाबाद जो शहर है ना, ये चूंकि इंडस्ट्रियल है, सारा समृद्धि शहर है हमारा, पूरे पाकिस्तान में ये शहर है, क्या समझ ले पाकिस्तान बिजनेस की। तो एक्सपोर्ट जो मेन किरदार है, आपको पता है कि एक्सपोर्ट होगी तो मुल्क चलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना, ये जो हुकूमत है अभी आई, तो ये एक्सपोर्ट पे इतनी तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो डॉलर की भी थी, डार साहब आए थे तो हमें बड़ा हुआ था कि अब कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब देखें ना, हम कोई करते हैं, बिजनेस की डील करते हैं, 240 का यूरो होता है, तो अब जब पेमेंट आनी है वो 220 पे आ जाएगी, तो वो बड़ा नुकसान हो जाता है हमारा। तो ये अगर हम स्टेबिलिटी रखें, कोई किसी भी डॉलर में या यूरो में स्टेबिलिटी रखे, 2 रुपये ऊपर चला जाए, नीचे आ जाए, तो बिजनेस चलता रहता है। लेकिन ये जो जंप है ना, कि अचानक अब डार साहब आए, 20 रुपये नीचे आ गया, गए तो 20 रुपये ऊपर चला गया, ये जो है ना बिजनेस के लिए, हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा धचका होता है हमें, कि जिसको हम बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। इंडस्ट्री तबाह हो जाती है इससे। सबसे मेन काम है एक्सपोर्ट में स्टेबिलिटी, कि अगर आप स्टेबिलिटी रखते हैं तो एक्सपोर्ट चलती है। इमरान खान के दौर में जो है ना, खासकर एक्सपोर्ट पे बड़ी तवज्जो रही है। नई इंडस्ट्री भी बनी है, हमने पैसे भी कमाए हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। पता नहीं अब क्या है कि इनकी पॉलिसियां हैं कि इनको चाहिए कि इस पर तवज्जो दें, ज़रूरत है इसकी। एक्सपोर्ट हमारी डाउन हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या रीजन रहा है डॉलर की फ्लक्चुएशन के पीछे? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मुझे तो लगता है ये पॉलिटिक्स है, कि ये जो करते हैं ये पॉलिटिक्स है, कि पहले जो डॉलर वहां पर चला गया, यानी कि मसनूई तौर पे बढ़ा है और कम किया जाता है। लेकिन अगर डार साहब तो पहले भी तो मुस्लिम लीग की हुकूमत थे, तो वो वहां पे बैठ के भी कवर कर सकते थे। वो अब उस वक्त वो कर दिया कि जी डार साहब नहीं है, तो इसलिए डॉलर ऊपर जा रहा है। अब आगे ये जो जादू का काम है, ये तो नहीं मुल्क चाहता, तो ये था तो वो वहां पे बैठ के भी पहले कर सकते थे। पहले हमें क्यों इतना परेशान किया? अब अल्लाह करे चले, अब हो गया, ये भी इनकी मेहरबानी है कि अब इसको स्टेबल रख लें, कि हम जो बिजनेस करें उस पर कुछ ना कुछ तवज्जो दें। और दूसरा
जो होता है ना एक्सपोर्ट जो चलता है हमें के रिफंड से, कि जो भी रिफंड है हमें वो अगर वो टाइम पे देते रहते हैं तो हमारा जो है ना वो चलता रहता है काम। जब वो रोकते हैं तो डार साहब हमेशा पता नहीं इनको क्या मसला है एक्सपोर्टरों के साथ, रिफंड के सिलसिले में बहुत डाउन है। पहली हुकूमत थी वो ठीक थी, वो हमें पता भी नहीं था कि टाइम पे रिफंड मिलते थे और हम बड़े हैप्पी थे। नई इंडस्ट्री बढ़ाई है हमने उस वक्त, एक्सपोर्ट भी बढ़िया आप लोगों को सामने है, फिगर सामने है। एंड जिस तरह से आपने कहा कि ऑफकोर्स पहली गवर्नमेंट की तरफ से आपको लगता है कंपैरेटिवली बेहतर तरीके से आपके टैक्सेस और जो भी आपके साथ लेन रिटर्न्स दिए जाते थे, टाइम पर दिए जाते थे, इस गवर्नमेंट की तरफ से क्यों ये स्टेप्स नहीं लिए जाते? ये असल में ना, अगर तो ये भी मैं समझता हूँ इनकी हुकूमत बड़ी अच्छी रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत है, उससे इमरान खान से बेहतर रही है पहले। लेकिन ये जो मुझे तो जो लगता है कि ये सारी जमातें जो इकट्ठी होके ये कर रही हैं, तो ये एक दूसरे के साथ यही ऑनेस्ट नहीं है, तो मुल्क के साथ क्या करें, आपस में उनकी सही नहीं है। कोई अगर एक के पास हो उसको कोई उसके पास कोई अथॉरिटी हो कि वो काम करे। हर बंदा अपना अपना लेके, कराची वाले उनको सोचते हैं, फैसलाबाद वाले इनको सोचते हैं, तो अगर सारे ही मिलके एक को दे दें हुकूमत, कि कोई भी हो, भले नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या जरदारी हो, किसी एक को दे दें जो मुल्क को सही सिमत में लेके चले। तो ये ऐसा ही है कि जो बाहर के लोग हैं वो भी हमें देखते हैं कि इनके मुल्क में कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी कि जिस पे हम काम कर सकें। और दूसरा, एक्सपोर्ट में हमारी ये भी एक कमी आई है कि बाहर भी रिसेशन बड़ा आया हुआ है, चाइना में, यूरोप में, जर्मनी में। मतलब ये पहली मरतबा है कि हमारे बाहर से भी ऑर्डर बहुत कम है। अगर ऑर्डर कम है, वो तो रिसेशन बाहर का है, तो आगे हमारे पास ये देखेंगे कि जिसके पास ऑर्डर है उसके पास कॉटन नहीं है। कॉटन होगी तो टेक्सटाइल में काम चलेगा ना। हम अगर ऑर्डर मिल जाता है तो कॉटन नहीं है, अगर कॉटन मिलती है तो ऑर्डर नहीं है। मतलब कोई इस वक्त ना बिल्कुल ऐसा है कि बिजनेस चलाना मुश्किल हुआ है। अच्छा, आपने कई सारे डिफरेंट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया। रिसेंटली FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आ चुका है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका? इसका बड़ा फायदा है जी, इसका बहुत फायदा है कि अगर FATF अब हो गया है तो अब जाके आगे जो मुझे लगता है नया साल है, जनवरी से शुरू होगा, तो वहाँ पे भी यूरोप में हमारे होता है ज़्यादा काम, यहाँ पे थोड़ी होती है, वो दिसंबर का करके वो काम भी स्लो होता है, लेकिन इसका बड़ा बेनिफिट होता है। और सबसे मेन बेनिफिट जो है ना एक्सपोर्टर को वहाँ पे यूरोप में खासकर माल बेचने के लिए, वो होता है कि जो गवर्नमेंट ने ये काम किया है FATF का, तो इसमें वो लोग बड़े तसल्ली बख्श होते हैं कि अब ये मुल्क ठीक चल रहा है, तो वो ऑर्डर जो दूसरे मुल्कों की तरफ देते हैं वो हमें ऑर्डर आते हैं, इसका बड़ा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, यानी कि ऑफ कोर्स ये इट वाज अ लॉन्ग टाइम कमिंग और हमें काफ़ी सारी शराइत भी माननी पड़ी हैं, महंगाई के हवाले से भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड थी ऑफ कोर्स हमारी जो डीलिंग चल रही थी FATF के साथ। क्या लगता है कि इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, हमारी जो हमें कुछ शराइत जो माननी पड़ी? जाहिर है जी, वो लेकिन वो मैं समझता हूँ जो वो शराइत मनाते हैं FATF के लिए वो तो बड़ी जायज़ है, वो तो मुनासिब है कि वो हर मुल्क में होनी चाहिए। तो हमें वो ग्रीन लाइन ही देते हैं FATF के, अगर मिल गई है तो अब मुल्क बेहतरी की तरफ चलेगा, अब पहले से बेहतर होगा। जो ये किया, जिसने भी ये इस हुकूमत ने ये पहले ने किया है, ये बड़ा अच्छा है जो किरदार अदा किया है FATF से निकलना। वाकई पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुश्किल था, लेकिन फिर भी इन्होंने किया है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखते हैं डिफरेंट कंपनीज जो कि पाकिस्तान के साथ, कंपनीज जो कि पाकिस्तान के साथ पहले काम नहीं कर रही थी, देयर इज़ पोटेंशियल नाउ कि प्रॉब्ली उनके साथ हो सकता है कि हम कोई डील्स कर सकते हो या वो पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं, विच आई थिंक ओवरऑल हमारी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी HN में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात की, डॉलर के बारे में भी बात की, एंड ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के ऊपर डिफरेंट कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं। आज अगर हम FATF की बात करते हैं, ग्रे लिस्ट से ऑफिशियली हम लोग बाहर आ चुके हैं, एंड डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है हमारी इकॉनमी के लिए। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, पोटेंशली बेहतर हो सकती हैं अगर हम लोग पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल
शोकेस कर सकते हों टू द वर्ल्ड, लेकिन क्या हम ये एक्चुअली में कर पाएंगे, ये वक्त ही बताएगा। एंड डिफरेंट पॉलिसीज़ जो कि कई दफ़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती हैं, शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदेमंद रहती है, बट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ अभी तक हमें नज़र नहीं आती हैं इंडस्ट्री के लिए। एंड क्या आने वाले वक्त में कुछ भी इकदाम किए जाएंगे इसको इम्प्रूव करने के लिए, इंडस्ट्री को एक्चुअली में उस जगह पर पहुंचाने के लिए जहां तक हम जा सकते हैं, जो कि एक्चुअली में हमारी इंडस्ट्री का पोटेंशियल है। हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। फजील अहमद हमारे साथ हैं, सिटी 41 रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं फजील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड फजील, ऑफ कोर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो हमें नजर आया है, उनका इम्पैक्ट नजर आया है, कुछ का पॉजिटिव रहा है और कुछ का इंतहाई नेगेटिव रहा है इंडस्ट्री के ऊपर। आज हम जहां पे स्टैंड करते हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कहां पर हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और कौन सी इस तरह की पॉलिसीज हैं जो कि आपको लगता है कि खत्म कर देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फातिमा, जो इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पर जो हमारी एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो 65% हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो हमारी मईशत में अपना किरदार अदा करती है। लेकिन हमेशा से एक चीज़ जो है उसका फुकदान रहा है, वो ये है कि हमारी जो भी हुकूमत होती है, जो भी हुकूमती जमात होती है, इक़्तिदार में होती है, जो कभी भी किसी ने इतनी जहमत नहीं की कि वो स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा कर अपनी पॉलिसीज़ जो हैं उनको तरतीब दें। और इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनकी निस्बत तरक्की नहीं कर सकी। आप बांग्लादेश को देख लें, आप इंडिया को देख लें, हमारी इंडस्ट्री इस वक्त अगर हम कहें ना कि उनका हम मुकाबला कर लें, हम नहीं कर सकते। वो बहुत आगे निकल चुके हैं क्योंकि वो हुकूमतें जो हैं वो सबसे पहले अपने स्टेक होल्डर से पूछती हैं कि क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, आपको क्या मराद चाहिए, वो उनसे पूछ के फिर इंडस्ट्री के लिए पॉलिसीज़ बनाती हैं। जब आप खुद से पॉलिसीज़ बनाएंगे, स्टेक होल्डर्स से कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि हर्डल्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं जो काम कर रहा होता है, जो फील्ड में होता है। अगर मैं यहाँ पर बैठकर ये चीज़ें डिसाइड करना शुरू कर दूँ कि मैंने हौजरी के लिए कौन सी पॉलिसी बनानी है, टेक्सटाइल के लिए दूसरी जो इंडस्ट्री है उसके लिए क्या बनी है, अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं तब कर सकूंगा, इस काबिल हो सकूंगा जब तीनों जो हमारे सेक्टर हैं उनमें से स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाकर पहले उनसे मशवरा लूं, डिस्कशन करूं उनसे, उसके बाद फिर मैं आइडिया लगा सकता हूं कि हम ये चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। जो आपने ग्रे लिस्ट की बात की है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त निकल चुका है, उससे भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी। लेकिन इससे पहले आपको सबसे पहले अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद भी अगर आपकी पॉलिसीज़ बेहतर नहीं होंगी, अगर वो इंडस्ट्री के लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होंगी, तो आपकी मौशत का भी बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा फजील, एक ग्लोबल रिसेशन भी जारी है जिसके हवाले से जावेद साहब भी बात कर रहे थे। क्या इस ग्लोबल रिसेशन के दौरान हमें किसी भी तरह का प्लस पॉइंट या कोई भी पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करें? देखें, बिल्कुल इसमें चीज़ें सब कुछ ठीक हो सकता है। इसमें बात फिर वही आ जाती है कि पॉलिसीज़, हमने खुद भी कह दिया कि पॉलिसीज़ सबसे अहम चीज़ जो है वो पॉलिसीज़ हैं हमारे। जो हम किसी भी काम के लिए सबसे पहला जो स्टेप लेते हैं उससे ही पता चल जाता है कि हम किस सिमत जा रहे हैं। जब आपकी पॉलिसीज़ ही बेहतर नहीं होंगी, आप जो मर्ज़ी कर लें, वो आप किसी भी चीज़ में तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप ये कहें कि आपने ये ऑफिस से सीढ़ियों से नीचे जाना है, तो आप अगर एक सीढ़ी छोड़कर वो जाना चाहेंगे तो वो जाहिर सी बात है आपको मुश्किल नहीं हो पाएगा और आप चोट भी लग सकती है आपकी, तो गिर भी सकते हैं आप। देखें, ये पॉलिसीज़ जो हैं वो आप समझें कि इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम है। उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनको साथ होना चाहिए जब भी कोई पॉलिसी बने, क्योंकि उन्होंने बताना है कि ये चीज़ें आप अगर ऐसे कर लेंगे तो इससे आसानी होगी। उसमें आप ये देखें कि आज तक आप ये नहीं डिसाइड कर सके कि आपने 3 साल के लिए या 5 साल के लिए बिजली का फी यूनिट जो है वो इंडस्ट्री को कितने में देना है, यही आप डिसाइड नहीं कर सके। आप गैस का टैरिफ नहीं आज तक डिसाइड कर सके कि आपने 1 साल के लिए देना है, 6 माह के लिए देना, कोई समझ नहीं यहाँ पे। जब जी चाहता है 2 माह के बाद आप चेंज कर देते हैं रेट्स।
तो आपने जब ऑर्डर्स एक्सपोर्टर्स ने पकड़े होते हैं, वो जो तय करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, यहाँ पर जब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, आपकी बिजली का यूनिट चेंज हो जाता है, आपका टैरिफ चेंज हो जाता है, गैस जो है वो महंगी हो जाती है, तो वो आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसमें नुकसान भी उठाना पड़ता है एक्सपोर्टर्स को। तो हुकूमत को चाहिए कि वो जब देखें, कम से कम 2 साल के लिए एक पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए, कम से कम। ये मैं कम बता रहा हूँ अभी, लेकिन Probably और लॉन्ग टर्म। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि आपके मुल्क के अंदर 6 माह के लिए भी पॉलिसी नहीं बनती। आपका जैसे अभी रजीम चेंज हुआ है, वो नई हुकूमत आई है, तो उसने अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया। उसने ये नहीं देखा कि जो पीछे चल रहा था, एक्सपोर्टर्स ने जो ऑर्डर पकड़े थे, जो उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ तय की हैं चीज़ें, हम उसी हिसाब से उनको चलने दें। नहीं, ये नहीं सोचा उन्होंने, सिर्फ कहा है कि हम आए, हम बताएं कि हम आ चुके हैं, हम कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। ये ऐसे नहीं चलता मुल्क। एंड आपने बिल्कुल से कहा, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट और किस तरह से फ्यूल प्राइसेस इस पर इम्पैक्ट कर रही है। किसी भी चीज़ के लिए, जैसे ये फजील साहब ने कहा है ना कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, तो गवर्नमेंट को चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करे। तो ये हकीकत बात है कि ये जब नई गवर्नमेंट आती है या नई आई है, तो वो अब हमारे जो ऑर्डर थे, एलसीयाँ ओपन नहीं है अभी तक। ये पोजीशन है कि अगर आप जाते हैं बैंक में कि $10,000 की एलसी खोल दो, तो पैसे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास डॉलर नहीं है। अब उस पैसे को बचा के आपने क्या करना है, डॉलर उस तरह काम करके कि लोगों की एलसियाँ ओपन नहीं हो रही, और आपने कहा कि चूंकि मैंने डॉलर को नीचे लेके आना, ये पॉलिसी करनी है, बिजनेस तो सारा बंद हो गया। बिजनेस जिसका मेरे पास से कोई, मैं बाहर से धागा मंगवाता हूँ, कुछ चीज़ ऐसी मंगवाता हूँ, उसको मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, जब मैं वो मेरे पास आएगी नहीं। एक वो है कि अगर मैं $1 लाख की चीज़ मंगवाता हूँ, धागा मंगवाता हूँ, वो $4 लाख उसका वापस आएगा 2 महीने के बाद। तो अगर हमारा वो काम बंद हो गया, तो ये डॉलर को बचा बचा के कहाँ लेके जाएंगे। तो ये पॉलिसियाँ ही हैं जो इन्होंने फजील साहब ने कहा है, बात सही है। हमें ये आपने टैरिफ की बात की है ना, जो FATF की, और टैरिफ जो बिजली पे है, तो ये हमें बड़ा सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पर यूरोप में है, अब GSP+ है, वहाँ पे हम जाके मार्केटिंग करते हैं, तो वो देखते हैं कि GSP+ में इनके ऊपर ड्यूटी नहीं है, तो वो जो चाइना को ऑर्डर था वो ऑटोमेटिकली हमें देते हैं कि आप इनको दे दो, उन पे GSP+ नहीं है, इन पे नहीं है, तो इनको वो टैक्स नहीं लगेगा, तो हमारी ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट बढ़ती है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, हमें जब जो फजील साहब ने कहा है ना, जैसे कि हमें बांग्लादेश या इंडिया से मुकाबला करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करें। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि जो भी गवर्नमेंट वो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करे, ये इसके बगैर काम नहीं चल सकता। अच्छा, रॉ मटेरियल फसील ज़्यादातर इस वक्त इंडस्ट्री का इंपोर्ट किया जाता है, उस पर क्या रद्द अमल होगा आगे चलते हुए? देखिए फातिमा, ये चीज़ हमेशा से रही है कि जो आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हैं वो आप इंपोर्ट करते हैं। पहले होना ये चाहिए कि आपकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके लिए मैन्युफैक्चर यूनिट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, ताकि आपकी इंपोर्ट का ग्राफ जो है वो एक्सपोर्ट से नीचे रहे। इससे आपका डॉलर भी कंट्रोल होगा, ऑटोमेटिकली आपकी मईशत जो है वो बेहतर होगी, उससे महंगाई भी कम होगी। इससे फिर ये होगा कि आपकी जब जो आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स, अगर उनके यूनिट्स आपके मुल्क के अंदर लगे होंगे तो उससे आपकी जॉब रेशो जो है वो भी बढ़ेगी। तो जब आपके मुल्क के अंदर रोज़गार होगा, तो अगर देखें इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई जो है वो बहुत बड़ी उसका एक लहर आई, लेकिन दूसरे ममालिक जो हैं वो सरवाइव कर गए, क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा थी। और यहाँ पर आप देखेंगे बेरोज़गारी का आलम यह है कि आप किसी भी रोड पर चले जाएं, किसी फैक्ट्री के बाहर चले जाएं, अक्सर फैक्ट्रियाँ तो आपके फैसलाबाद शहर के अंदर बंद हो चुकी हैं। 50% इंडस्ट्री आपकी जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, और 50% बंद हो चुकी है। जो चल रही है वो भी मुश्किलात में है। तो आपके मुल्क के अंदर जब वो रॉ मटेरियल जो आप इंपोर्ट करते हैं उसकी इंडस्ट्री भी लगेगी, उससे आप एक तो आपका इंपोर्ट वो कम होगा, उससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी,
और आपके मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो भी कम होगी जब आपका डॉलर कंट्रोल रहेगा। तो इससे चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। इस हवाले से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें, आगे बढ़कर वो लोगों को इस चीज़ की तरफ माइल करें कि आप जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं उसके लिए सरमायादार ढूंढें, उनको कहें कि अपने मुल्क के अंदर वो फैक्ट्रियां लगाएं जिसमें वो पार्ट्स जो हैं वो तैयार किए जाएं। एंड उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट दिया जाए जिसके अंदर आप डेफिनेटली अगर आप अपने कोई और सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं उसको करने के लिए भी आपको डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी, रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। एंड इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस एंड एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, एक्सपोर्ट्स एंड बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। कोशिश की कि डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों के हवाले से बात करें और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें कि क्या रूट कॉजेज़ हैं, क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री सफ़ा करती रहती है। अगर हम देखते भी हैं तो कुछ अरसे के लिए सिर्फ चीज़ें बेहतर होती हैं जिसके बाद वो राइट बैक देयर और हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ अच्छी नहीं रहती हैं जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी इकॉनमी पर होता है, हमारी जिंदगियों पर, हमारी डेली लाइफ्स पर इसका इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है। जावेद साहब, ओवरऑल अगर हम पॉलिसीज़ के हवाले बात करें, आपके ओपिनियन में इस वक्त हमारी क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए? पॉलिसी जो भी करे ना गवर्नमेंट तय, मिसाल के तौर पर पहली गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पे ना सही हवाले में अल्लामा इकबाल जोन पहले M3 था और इंडस्ट्री जोन वो बनाया। तो उन्होंने कहा कि ये आप ज़मीन खरीदें तो खरीद के यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। तो हमें फैसिलिटीज़ किया तो हमने वो शुरू किया। अब उसको सिर्फ ये करें, मैन्युफैक्चरिंग का जो मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग पे जाएं, उसको सिर्फ ये करें कि अगर उन्होंने कर दिया तो एक बंदा स्टेप उठाता कि मैं नई इंडस्ट्री लगाने जा रहा हूँ तो उसका साथ दें कि जो जो उनको कहा है उसके मुताबिक वो काम करें। अब यहाँ पे सूरत हाल क्या है कि वहाँ पे अगर उन्होंने कहा उस वक्त 95 लाख रुपए का एकड़ है, तो मैंने कहा ठीक है, हमने 12 एकड़ खरीदी जगह। बड़े बड़े इंडस्ट्री लग रही है वहाँ पे, चाइनीज़ की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, 100 एकड़ में भी लग रही है, मैंने देखा। तो अब वहाँ पे दोबारा उसके पास जाएं तो वो अगर हमें कोई उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए इतना तंग कर देते हैं कि वो समझ लें कि वो बंदा कहता है इससे तो मैं ना ही करता तो बेहतर था। तो अगर हमारी ये सूरत हाल है तो जो बाहर से लोग चाइनीज़ आए हैं हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए, उन पे क्या बीतती होगी बेचारों पे। तो जो भी ये पॉलिसी दें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो जैसे ये फजील साहब ने कहा ना कि हम इंपोर्ट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हम खुद बना सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो गवर्नमेंट बात करे उस पर कायम रहे। अब इनका पता नहीं, एक माह, ये तो 2-3 माह की बहुत दूर की बात है, हमें एक माह के बाद के पॉलिसी का नहीं पता होता कि गवर्नमेंट क्या करेगी हमारे साथ। तो इसलिए अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो एक्सपोर्टर को मैन्युफैक्चरिंग रूट पे जाके उनको फैसिलिटीज़ करना पड़ेगा आपको, फिर जाके ये मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, नई इंडस्ट्री लग सकती है। एनवायरनमेंट पर इफेक्ट हमारी इंडस्ट्रीज का फजील हमें विजिबली नजर आता है। फातिमा, इससे पहले मैं एक चीज़ फेडमिक से मुझे याद आ गई चीज़ कि फेडमिक के अंदर इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो लग रही है और हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि फेडमिक के लिए ताकि वहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी भी हर्डल का सामना न करना पड़े, 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया था कि जब आपने वहाँ पर बिल्डिंग अपनी खड़ी करनी है फैक्ट्री की तो आपके लिए वो 1 विंडो होगी, वहाँ पर सारी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी चेकिंग होगी, वहाँ से आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आप यकीन करें, सबसे पहले आपने जब शुरू करनी है अपनी उधर फैक्ट्री या गोदाम कुछ भी, तो आपने सबसे पहले उसके कागजात फेडमिक से तैयार करवाने, फेडमिक से तैयार करवाने के बाद आपने जिला कौंसिल के चक्कर लगाने हैं। मैंने कहा कि 1 विंडो बहुत दूर की बात है, आप 100 विंडो के बाद भी कहा दिया 100 विंडो के बाद, उसके बाद तहसील चक जुमरा वहां पे लगती है, आपने वहां पर जाना है, पटवारी के पीछे फिरना है, AC के पीछे फिरना है, तहसीलदार के कानों को के, उसके बाद फिर जिला कौंसिल आना है, जिला कौंसिल फिर यहाँ पर बंदों के पीछे फिरना है, CO के साइन होने हैं, फिर आगे जानी फाइल, फिर CO के पास आनी, फिर DC के पास जानी, फिर DC साहब ने वहां पर एक टीम तश्कील देनी है, चक जुमरा उन्होंने जाना है, AC को साथ लेना है।
पता नहीं क्या कुछ करके 8-8 माह लोग सिर्फ जलील हो जाते हैं कि उनको अप्रूवल मिल जाए बिल्डिंग। 2 साल से लगी, 2 साल से ही जलील हो रहे हैं अभी ये तक। बहुत बड़ा एक मसला है एकेडमिक का। जो वन विंडो ऑपरेशन कहा गया था वो अभी तक फाल नहीं हो सका। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? रीजन इसके पीछे आप देखेंगे करप्ट हुकूमत माफिया और ने, क्या, करप्ट लोग बैठे। एंड गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं? हुकूमत ने नहीं, ऑन नहीं। नहीं किया अपने ही फैसले को। उन्होंने एक देखा ही पहली नहीं। हुकूमत ने कर दिया, दूसरी ने उसको कहना डिसऑन कर दिया कि जी हमें नहीं पता। तो बाकी जो ऑफिस वाले बंदे बैठे होते हैं वहां पे, तो वो तो कहते हैं बस इनसे पैसे लेने हैं हमने और कुछ नहीं। तो ये नहीं कि इनको फैसिलिटीज करना है। क्या इसमें कोई करप्शन भी नजर आता है? मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी है। मैं आपको बताता पूरा हूं कि दफ्तर इसी में बैठा है वो। आपने अगर 3 या 4 एकड़ पे बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसकी जो फीस है बिल्डिंग की वो तकरीबन 4 से 5 लाख बनती है, और 4 से 5 लाख रुपए ही आपके वो सिर्फ देने लेने में लग जाते हैं। अब फजील साहब बात क्या है, मैंने कहा ना कि 95 लाख का एकड़ था 2 साल पहले जब शुरू किया था। अब जाके आप उनसे पूछे, आप कहें कि मैंने इंडस्ट्री लगवानी है, तो मैंने वो हैरान हो गया देख के। वो कहते जी वो अब गवर्नमेंट ने तब्दील कर दिया है। अब क्या किया है इस गवर्नमेंट ने कि $1 लाख में आपको फी एकड़ मिलेगा। जो 95 लाख का था अब वो बन गया कितने का, 2.25 करोड़ का एकड़। और वो है क्या, वहां पे खंडर है। और 2 साल से सबसे पहले मैंने वहां पे इंडस्ट्री चलाई है छोटी सी अपनी। तो अब सिर्फ बिजली ली है, वो मुझे पता है कि मैंने कैसे ली है। अभी तक सीवरेज नहीं है, अभी तक गैस नहीं है। जब पूछेंगे 3 महीने लगेंगे। 6 मेरे पास वहां पे, मेरे पास फॉरनर मेरा पार्टनर भी है वहां पे जर्मन का, उसको मैंने ये दिखा के लगाई थी ये गवर्नमेंट दे रही है हमें, तो वो उसने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की। तो अब वो परेशान, वो कहता है कि लंबा 2 साल हो गए अभी तक सीवरेज ही नहीं है, तो काम कैसे करेंगे। तो इनके बाद जो आपने करप्शन की बात की है, आप जाएं तो सही कभी दफ्तर में, चाय बड़ी अच्छी पिलाते हैं, काफी बड़ी अच्छी पिलाते हैं, बस क्योंकि वो उनका है ऐसा। बाकी जो आप बात करेंगे वो ये वन विंडो तो बहुत दूर रह गया। 100 विंडो के बाद भी वो हमें काम कर देना, तो मैं कहता हूँ बड़ी मेहरबानी इनकी। जो बंदा ये समझ लो कि बंदा जो वहां पे जाता है वो फंस जाता है, हकीकत बात है। और क्या बढ़ाना है, अगर एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है, दूसरी आगे उसको स्टैंड बाई करे कि मैं चलती रहे, तो इसमें आपको क्या मसला है। काम चले लोगों के 250 से 300 बंदा जो है ना वो मैंने नया रोजगार पे लगाया था, लेकिन अब वो मुझे मिल ही नहीं रहा जो मैंने काम करना है। रॉ मटीरियल बाहर से मंगवाना है अगर, तो वहां पे बताते जी आपको 0% ड्यूटी होगी इसकी। तो अब वो फंसे हुए हैं, ये नहीं है आपके पास, वो नहीं है, चक्कर लगा रहे हैं, डेली के डेली चक्कर लगा रहे हैं। वो लिखा है, हाँ वो बड़ा अच्छा लगता है, वन विंडो ऑपरेशन, वो लिखा हुआ है। वहां पे जाए दफ्तर में तो लिखा है वन विंडो ऑपरेशन। अगला बंदा कहता है ये 2 पैसे एक दिन में काम हो जाना, लेकिन वो नहीं, बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि फजील, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सिर्फ अगर हम इस साल के बिगिनिंग में चले जाते हैं, कुछ मेजर कंपनीज पाकिस्तान में अपना सेटअप करना चाह रही थी, एंड फेडमेक में इनफैक्ट अपना सेटअप करना चाह रही थी। वो कहाँ तक पहुंचा है? क्या वो अभी भी जारी है या ये भी रुक चुका है? नहीं, देखें वो चीज़ें जो हैं वो तो अभी तक जारी हैं, लेकिन लोग जो हैं जैसे अभी आपके सवाल के बाद जो ये साहब ने बताया है कि उनके साथ एक गैर मुल्की जो इन्वेस्टर हैं वो भी शामिल हैं। तो जो इन्होंने चीज़ें बताई कि हमें ये सहूलियात वहाँ पर दी जाएंगी, तो अब जाहिर सी बात है वो उनके जो पार्टनर हैं वो ये पूछते होंगे यार ये चीज़ें आपने मुझे बताई थी कहाँ हैं। लोग आना चाह रहे हैं यहाँ पर, इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है फॉरेनर का। तो यहाँ पर आकर जब सुनते हैं कि हालात क्या हैं यहाँ पर, कैसे बिहेव किया जाता है इन्वेस्टर के साथ, तो यकीन करें कुछ लोग तो वैसे ही बदजन होकर वापस हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेबल पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्चुअली में इन्वेस्टर को वो रिसोर्सेज देना, फैसिलिटीज देना, उनके लिए आसानियां पैदा करना, ना कि चीज़ों को और ज़्यादा मुश्किल कर देना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकाल के। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरी अटेंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी हमारा फर्स्ट हाफ। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि डिफरेंट एक्सपोर्ट से रिलेटेड इशूज़ के बारे में बात की, एंड एट द एंड ऑफ द डे जहाँ तक हो सकता है हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को भी आगाह रखें, आप लोगों को इन्फॉर्म्ड रखें, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, वो चाहे आपकी जॉब है, बिजनेसेस हैं, आपकी फैमिली लाइफ है, उसके अंदर आप बेहतर तरीके से अपना ख्याल रख सकते हो, अपनी जो भी गोल्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा
आज के भाव। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी अली। जी बिल्कुल फातिमा, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ जुमेरात की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। अंडों और ब्रायलर मुर्गी का जो रेट है वो साबका कीमत पर कायम रहा है, जबकि सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। रेट लिस्ट की बात की जाए तो मुर्गी का गोश्त साबका कीमत पर कायम रहते हुए 372 रुपये फ़ी किलो रहा है, जबकि अंडे 239 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं। आलू कच्चा छिलका 1 रुपये किलो महंगा होते ही 84 से 85 रुपये फ़ी किलो हो गया है। प्याज जो है वो 5 रुपये महंगा होने के बाद 115 से 120 रुपये का किलो फ़रोख्त होगा। अदरक चाइना जो है वो 5 रुपये महंगा होते 335 से 340 रुपये। लहसुन जो है वो लहसुन सुर्ख की बात की जाए तो 330 से जो है वो 335 रुपये का हो गया है। सब्ज़ मिर्च 10 रुपये सस्ती होने के बाद 320 से 310 रुपये की फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। फूल गोभी जो है वो 10 रुपये सस्ती होने के बाद 75 से 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो गई। बंद गोभी जो है वो 10 रुपये महंगी होती ही 105 से 115 रुपये फ़ी किलो की हो गई है। अरवी 10 रुपये किलो महंगे होने के बाद 95 से 105 रुपये की हो गई है। मटर सब्ज़ जो है वो 10 रुपये महंगा होते 255 से 265 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। धनिया जो है वो 10 रुपये महंगा होने के बाद 75 से 85 रुपये। सेब काला जो है वो काला कोल्लू जो है वो 230, सेब गोल्डन 115 रुपये किलो और केला जो है वो 100 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। अंगूर काला 230, अंगूर टाफ़ी 270, अनार कंधारी 220, अनार बदाना 460 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अनार बदाना जो है वो 4 रोज़ से अपनी सेम प्राइस पे है, इसकी जो कीमत में कोई रद्दोबदल वाक़या नहीं हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना मार्केट रेट्स के हवाले से। डेफिनेटली अगर आप शॉपिंग जा रहे हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इस रेट लिस्ट को रेफर करें। एंड अगर आपको लगता है कहीं पर आपको ओवर चार्ज किया जा रहा है या कोई भी आपको मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली उनको रिपोर्ट करें और अच्छे शहरी होने का, पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ अदा करें। हो सकता है आपके लिए जो भी रेट्स हों वो ख़रीदना मुश्किल ना हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, बट ये सोचें कि हमारे मुल्क के बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजारते हैं, डेली वेजेस पे ज़िंदगी गुजारते हैं। जब आप उस प्राइस पे ख़रीदारी कर लेते हैं जो कि दुकानदार बता रहा होता है, तो उन लोगों के लिए उन इंडिविजुअल्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि एक लिमिटेड बजट के अंदर अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनके लिए बेसिक चीज़ें जिस तरह से दालों की अगर हम बात करते हैं, हम मीट्स की बात करते हैं, उनकी पहुंच से वो बाहर हो जाती हैं। इसलिए इसका ख्याल रखें। खुद अफोर्ड कर भी सकते हैं, बट अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आपको महंगी दी जा रही है, ओवर प्राइस पर दी जा रही है, तो उसको मत खरीदें और फौरी तौर पे उस दुकानदार को, उस जगह को, उस शॉप को रिपोर्ट करें। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू करेंगे डिफरेंट नेसेसरी फूड आइटम्स के हवाले से एंड ओवरऑल हमारी इस वक्त खाने पीने की अशिया में कहाँ तक मिलावट है, कहाँ पर डिफरेंट तरह के इश्यूज मौजूद हैं, क्या हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेयर्स लिए जा रहे हैं और क्या एक्चुअली में अगर सेट किए भी गए हैं कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस, क्या उनको एक्चुअली में फॉलो भी किया जाता है। तो हमारे साथ डॉक्टर उमेर बाजवा मौजूद हैं जो कि चेयरमैन फूड साइंस डिपार्टमेंट GCUF हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है लोगों के लिए बेसिक फूड आइटम्स, बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक हेल्दी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अपनी डाइट का हिस्सा बना कर रखना। आज आपको लगता है कि जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं वो किस हद तक सेफ हैं लोगों के लिए? जी थैंक यू सो मच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। जिस तरह जितनी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिहाज से फूड सेफ्टी पे बात करना है। फूड सेफ्टी इस वक्त मेजर कंसर्न है और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ग़ज़ा, आपको पता है कि हमारे यहाँ पहले ही तरसील का जो निज़ाम है, जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, वो ज़्यादा सूदमंद नहीं है फूड के लिए। और जितनी भी पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो लिक्विड कमोडिटीज़ हैं, आपका जिस तरह दूध है, सब्जियाँ हैं, फ्रूट है, इनकी जो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर नहीं निकाल पाती हाई टेम्परेचर के ऊपर पाकिस्तान की मार्केट में। तो ऊपर से जो मिलावट, अडल्ट्रेशन, जो इंटेंशनल अडल्ट्रेशन है, ये तो बात मैंने की थी ना आपको, अनइंटेंशनल, कि अब मौसम की खराबी की वजह से कोई चीज़ जो है उसमें अडल्ट्रेशन होती है। एक ही है कि इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। आपको पता है कि हमारी मेल प्रैक्टिस जो हैं वो आम हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल दूध के अंदर देख लें तो खुला दूध हम में से 97%, 5 to 7% जो 95 to 7% लोग जो है ना वो खुला दूध पीते हैं। उनको अगर आप कहीं भी
कि प्रोसेस्ड मिल्क पे हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, कुछ हैं भी और कुछ जो हैं वो मिथ्स भी हैं, जिसकी वजह से वो पीना पसंद नहीं करते और कुछ उनकी जो इकनॉमिक्स है वो भी इजाज़त नहीं देती वो परचेज करने की। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इस पर्टिकुलर इशू को देखने की ज़रूरत है कि जो दूध की सप्लाई है वो साफ़ दूध की सप्लाई जो है वो लोगों तक पहुंच सके। हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त 46% एनीमिक हैं, जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक। हमारे यहाँ जिंक की डेफिशिएंसी बहुत है, हमारे यहाँ कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा और विटामिन डी की। ये डेफिशिएंसीज जो हैं ये मिल्क के ज़रिए कवर होती हैं। मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे जो हैं वो वाला मिल्क नहीं ले रहे जो उनको पीना चाहिए। इंटरनेशनली जो नाम्स हैं वो ये हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क हर जगह पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप देखें, आप प्राइस के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि 100 रुपये लीटर लेना है, 150 लेना है, 200 लेना है, और उस पर भी आपको इत्मीनान नहीं है कि वो आपको खुला दूध जो है वो साफ मिलेगा। ये तो है न्यूट्रिशन की बात, कंपोजिशन की। लेकिन जो दूसरी है वो बात है उनकी अडल्ट्रेशन की, कि उसके ऊपर जो ऐड कर रहे हैं 29 काइंड ऑफ जो अडल्ट्रेंट्स हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में जो ऐड हो रहे हैं, जो डायग्नोज हुए हैं। आपने वर्ड यूज किया अडल्ट्रेंट्स, बताएंगे हमारी ऑडियंस को भी, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक एक आम शख्स को शायद ना पता हो इसका क्या मतलब। अडल्ट्रेंट बेसिकली जो आप अपनी मर्जी के साथ कोई चीज़ उसमें ऐड करते हैं, उसके टेक्सचर को बेहतर करने के लिए, टेस्ट को, उसकी शक्ल को, उसकी हैयत को चेंज करने के लिए जो आप अपनी मर्जी से ऐड करते हैं वो अडल्ट्रेंट है। एक है कि आपका दूध ही इस तरह पैदा हुआ है, उसकी क्वालिटी लो है, एक आप मर्जी से अपनी ऐड कर रहे हैं। तो इसमें ये होता यह है कि आपको देखा है आपने दूध का निज़ाम क्या है। मिल्किंग होती है, दूध मार्केट में आता है, ग्वाला लेके आता है उठा के। पहले तो वो जो बर्तन हैं वो अनहाइजेनिक हैं, वो साफ़ सुथरे नहीं हैं, और दूध जो है पेरिशेबल है, ये याद रखें। ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाली एक गज़ा है, और ये शहर तक पहुँचते हुए टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, और जो जरासीम है वो उससे दूध ख़राब हो जाता है। इसलिए वो उसमें बर्फ़ डालते हैं, पहला अडल्ट्रेशन वहाँ शुरू हो जाती है, और उससे टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। अब बर्फ़ किस पानी से बन के आई है, वो उसके अंदर क्या है, वो भी एक अलग सवाल है। फिर वो जब वो यहाँ आते हैं तो उसके बाद फ़ौरन वो क्रीम दूध की निकालते हैं, जितने भी ग्वाले हैं वो दूध इकट्ठा करते हैं, उसमें से क्रीम निकालते हैं। उसके अंदर जो फैट है वही उसकी जान है, डेफिनेटली उसकी बेस के ऊपर उसने आगे सेल होना है। अब जो बड़े पैमाने पे तो ये हो रहा है कि फैट को सेल करते हैं और मतलब एक तनासब के साथ उसको वापस कंज्यूमर को दे देते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बड़े पैमाने पे आप साहिवाल काढ़ा की तरफ निकल जाएं तो फिर वो लोग ये करते हैं कि उसी दूध को रिकॉन्स्टिट्यूट हम उसे कहते हैं कि दोबारा से तैयार करते हैं। उसके अंदर फिर वो फैट डालते हैं, कोई क्रीमरीज डालते हैं, उसके अंदर फिर उसका थिकन करने के लिए उसको थिकन करने के लिए ज़्यादा उसके अंदर फिर और मटीरियल्स यूज़ होते हैं, सोडा भी यूज़ होता है उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है ना। जब एसिडिक को फिर मेंटेन करते हैं, फिर सोडा यूज़ करते हैं। जो सोडा है, कास्टिक सोडा जो है वो उसको कम करता है, उसकी पीएच को बढ़ाता है और उसकी जो टेस्ट है, तजाबियत को कम करता है। फिर उसके अंदर वो फ्लेवर डालते हैं, फिर उसके अंदर ब्लीच डालते हैं उसको फर्दर जो है वो वाइटन करने के लिए, क्योंकि वो उसकी जब आप फैट निकाल लेते हैं तो उस पर इफेक्ट होता है उसकी जो कलर है उसके ऊपर भी। तो ये मुख्तलिफ किस्म के अडल्ट्रेंट को यूरिया डालते हैं, क्योंकि आपने जब फैट निकालनी प्रोटीन भी निकल जानी है साथ। तो प्रोटीन जो है वो यूरिया है, नाइट्रोजन जो है वो यूरिया से आती है। फिर वो यूरिया खाद का इस्तेमाल उसमें करते हैं, नाइट्रोजन का क्वांटिटी, क्योंकि जब उन्होंने सेल करना है तो उनको दो चीज़ें चेक करनी होती हैं, तीन। एक वो प्रोटीन चेक करते हैं जो बड़ी कंपनीज वाले लेते हैं उनसे, एक उसकी फैट जो उसकी चिकनाई है वो चेक करते हैं, और एक उसका जो है वो सॉलिड्स चेक करते हैं, टोटल उसके अंदर उसकी थिकनिंग कितनी है सॉलिड की। तो इन तीनों को वो मेंटेन करने के लिए फिर मुख्तलिफ किस्म के अज्जा उसमें शामिल करते हैं। ये एक बड़े पैमाने पे हो रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ ग्वाले लेके आते हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो इशू है कि जब उसमें पानी की मिलावट करते हैं तो पानी की मिलावट के साथ बहुत सारे जो जर्म्स हैं उसके अंदर चले जाते हैं, और दूध जो है वो नॉर्मली आप एक दिन भी नहीं रख सकते। और अगर उसको गर्म कर लिया जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हम गर्म करते हैं किल करने के लिए जर्म्स को, तो फिर उसकी जो है वो थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन उसके अंदर फिर हमारा आगे इस्तेमाल बड़ा गलत है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि दूध को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, और उसको फ़ौरन बाद फ्रिज के अंदर रखना स्टार्ट कर देते हैं। उसको पहले आप कूल करें, और उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप किस कंटेनर के अंदर उसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर रहे हैं। उसको अगर आप इस तरह खुले बर्तन के अंदर इस्तेमाल रखेंगे तो वो रिस्की है, उसके अंदर जो है वो जर्म्स जो है वापस, क्योंकि जब गर्म होने के बाद ठंडा होता है ना तो दोबारा वो जर्म्स जो है वो दूध में दो किस्म के जरासीम या किसी भी फूड के अंदर होते हैं। एक वो होते हैं जो टेम्परेचर से किल हो जाते हैं, एक वो होते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक वो होते हैं जो जिसको हम कहते हैं स्लीप हो जाते हैं, सो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। और जब वापस उनको वो टेम्परेचर मिलता है ठंडा
तो वो दोबारा जाग जाते हैं, दोबारा वो जो है वो उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। अच्छा, हेल्दी बैक्टीरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि काफ़ी सारे फूड आइटम्स में ये मौजूद होते हैं। इनके बारे में ज़रूर बताइएगा। हेल्दी बैक्टीरिया बेसिकली जी आपकी जो गट है, जो आपकी एसोफेगस से लेके एनस तक का एक नाली है आपके अंदर 32 फीट की, इसके अंदर जो है जो लास्ट पोर्शन इसका गट का उसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है वो आपकी खुराक का जो वेस्ट है उसको इकट्ठा करके तो आपको उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है, उसको स्टोर करती है आपकी वेस्ट को। तो अब जो वो वेस्ट है वो उसके अंदर जो है वो बड़ी आंत को चाहिए होते हैं गुड बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया जो उसको ताकत देते हैं, जो उसको वेस्ट को स्टूल में कन्वर्ट करने में आसानी देती हैं, वरना आपका स्टमक जो है, वरना आपकी जो इंटेस्टाइन है वो लूज मोशन या आपको कॉन्स्टिपेशन का असर होता है। उनको रोकने के लिए दोनों फेनोमेनास को, लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन को, आपकी बड़ी आंत को कुछ गुड बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। वो जो गुड बैक्टीरिया हैं वो किन सोर्सेज से आते हैं? वो ज़्यादातर वेजिटेबल सोर्सेज से आते हैं, प्लांट सोर्सेज से आते हैं, आपके फाइबर से आते हैं। जो फाइबर, अनडाइजेस्टेबल फाइबर जिसको हम कहते हैं, वो जो हजम नहीं हो सकता और वहाँ जाके उनकी खुराक बनता है उन बैक्टीरिया की। या ऐसा है कि हम वो गुड बैक्टीरिया खाते हैं खुराक में। वो खाते कैसे हैं कि जो दही है, जिस तरह योगर्ट है आपका, इस तरह और भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर हैं जिनके अंदर गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना, हकीम सईद का कौल है ना कि जिसने सुबह के टाइम नाश्ते में दही खाया वो कभी बीमार कैसे हो गया, मैं हैरान होता हूँ। उसकी रीज़न यह है कि जब आप स्टार्ट करते हैं अपने दिन का, तो सुबह के टाइम गुड बैक्टीरिया अगर आप ले लेते हैं फर्मेंटेड, तो फिर सारा दिन आपकी गट जो है हेल्दी रहती है, आपको लूज मोशन या फीलिंग ऐसी नहीं आती। तो वो कॉलन की हेल्थ के लिए, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके लिए होते हैं। आपने प्रोसेस्ड फूड्स की भी बात की, एंड ऑफ कोर्स क्या आपको लगता है कि रेगुलेशंस मौजूद हैं मेक श्योर करने के लिए एटलीस्ट पाकिस्तान में कि प्रोसेस्ड फूड सेफ हों? देखें जी, प्रोसेस्ड फूड जो है ये हम इसको मतबादल तो नहीं कह सकते जो फ्रेश फूड्स का है, ऑल्टरनेटिव नहीं, हाँ, इसका ऑल्टरनेटिव हम नहीं कह सकते इसको। हम ये एक सिर्फ ग़िज़ाई कमी को पूरी करने के लिए इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं प्रोसेस्ड फूड, लेकिन एक बड़ा नेचुरल, बड़ा सीधा सा असूल है कि जितनी आप प्रोसेसिंग बढ़ाते जाएंगे उतनी ही उसके अंदर ग़िज़ाइयत कम होती जाएगी खुराक के अंदर। तो प्रेफरेबली आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम होती जा रही है प्रोसेस्ड फूड के साथ। अब उसमें रेगुलेशंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? रेगुलेशंस बेसिकली उनको रिस्ट्रिक्ट करती हैं, रोकती हैं कि वो एक मखसूस जो लेवल है उससे ज़्यादा प्रोसेस ना करें। उसके अंदर जो बायो अवेलेबिलिटी हम कहते हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं बॉडी के अंदर जज़ब होने की सलाहियत जो है वो कम ना हो जाए, क्योंकि प्रोसेस फूड में कम हो जाती है। अब वैसे सेब खाएंगे ज़्यादा इफेक्टिव है, सेब का जूस पिएंगे कम इफेक्टिव है, उस जूस से फर्दर को प्रोडक्ट बनाएंगे गर्म करके तो और कम इफेक्टिव है। उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह जरासीम किल होते हैं ना, तो आपके वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, वो गर्म करने से, प्रोसेस करने से ख़त्म हो जाते हैं। सो कोशिश करनी चाहिए जितनी पाकिस्तान के अंदर, वैसे ये लकीली वी आर है लकी के हमारे अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल जो हैं वो फ्रेश आते हैं, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है, वो मार्केट में ठहरते नहीं हैं, हम खा लेते हैं और फ्रेश हमें चीज़ें मिल जाती हैं। इंटरनेशनली उनके यहाँ प्रोसेस फूड का बड़ा इशू है, हमारे यहाँ कम है। अब थोड़ा शौक लोगों को पैदा हो रहा है, ये नगेट्स और ये चीज़ें जो हैं बच्चों को आसानी में करती हैं, और जो फास्ट फूड चेन्स हैं अब पाकिस्तान के अंदर बड़ी हाइप है उनकी। लेकिन ऑब्वियसली मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ जितना आप सादा खाना हो, घर का हो और कम पका हुआ हो। जिस तरह चाइनीज़ को आप देख लें, जापान को देख लें आप, कि वहाँ पे लोग जो हैं वो कम मसाला, कम हीट, आप जस्ट बॉइल्ड वेजिटेबल्स। ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं 4-5 तरीके हैं खाने को पकाने के। हम या उसको फ्राई करते हैं, या ग्रिल करते हैं, या बॉयल करते हैं, या कुक करते हैं। तो इन चारों चीज़ों में देख लें, फिर आप आपके लिए सबसे बेस्ट, जिस तरह बॉइलिंग है तो आप बॉइलिंग करें, आप पानी गर्म पिएँ। आप ये चीज़ें, इंसान बेसिकली एक बड़ा ज़बरदस्त, मैं देख रहा था कि एजिंग होती है ना, हम बूढ़े हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, हर एक को मरना है इंसान को, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितनी देर जीना है वो बेहतर अच्छा जीना है। इंसान जो है वो एजिंग से मरता नहीं है, बुढ़ापे जहाँ इंसान बीमारी से मरता है। अगर आप उस बीमारी को कंट्रोल कर लें तो आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। आज की साइंस भी यही कहती है कि आप अपनी उम्र को 140 साल तक आराम से लेके जा सकते हैं अगर आप 4-5 चीजें कर लें।
अगर अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर कर लें, उसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करें, आप जितने बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करें जो आपके अंदर मुख्तलिफ कैंसर, मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह बन रहे हैं, जिसकी वजह से आप बीमार होते हैं, उनका एहतियात करें। अगर इंसान अपने ऊपर एहतियात करना शुरू कर देना, आप मेडिटेशन करें, आप मुराकबा करें, आप अपने स्ट्रेस को रिमूव करें, अपनी एक्सरसाइज करें, ये 4-5 चीज़ें अगर आप करें और फिर अपनी हेयरिंग को इम्प्रूव करें, साइट को इम्प्रूव करें, तो आप 70 की बजाय 130 साल तक जा सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। और एक इंसान के साथ प्रॉब्लम यह है कि इंसान उस स्पीशी में है जिसको पता है बूढ़ा हो रहा हूं। अगर आपको पता ना चले कि आप बूढ़े हो रहे हैं, आपने देखे होंगे कुछ लोग 60 साल के भी होते हैं तो वो 40 के नजर आते हैं, कुछ 40 के होते हैं वो 70 के नजर आते हैं। जब इंसान सोचना शुरू कर देता ना कि मैं बूढ़ा हूं, तो जिस तरह और स्पीशीज हैं, प्रोटोजोआ है, मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, वो बूढ़ी नहीं होती, उनको पता ही नहीं है वो बूढ़ा हो रहे हैं। जानवर भी बहुत कम उस तरफ जाते हैं, आपको एक जैसी नजर आते हैं करते हुए। सो एजिंग इज रिवर्सिबल। एजिंग इसका मतलब है कि रिवर्स कर सकते हैं एजिंग को आप, इरिवर्सिबल नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये 4-5 चीज़ें मैंने कही हैं जो ये उन लोगों के लिए जो ओल्डर एज के हैं, जो 60 प्लस हैं, अगर वो अभी से अपने बॉडी के अंदर ये चीज़ें ले आएँ, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, आप फोकस कर लें कि आप जो खा रहे हैं वो टॉक्सिन फ्री है, आप फोकस करें कि थोड़ा खा लें लेकिन टॉक्सिन फ्री खाएं, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ाएं, कच्ची सब्जियां अपनी डाइट के अंदर बढ़ानी शुरू कर दें, लिक्विड का इस्तेमाल बढ़ा दें, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस को रिमूव करें। अपनी बॉडी से सोचना ख़त्म कर दें कि मैं फ़लाँ ये किया, फ़लाँ ये हुआ। आप यकीन करें कि 70 साल में ऐसा लगा कि अभी आप जवानी में पहुंचे हैं, अभी 130 तक आपने जाना है। अच्छा, फैटनिंग फूड्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ओवरऑल हेल्थ में, एंड इट्स नॉट कि आप ज़्यादा खा रहे हैं बट ऑल्सो कि आप क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फूड के अंदर। कौन से आइटम्स मोस्ट फैटनिंग हैं हमारी रेगुलर डाइट में और अवॉइड करने चाहिए? जी, इसमें देखें जो खुराक है उसके 3 मेजर अज्जा होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक फैट। प्रोटीन एक बेस्ट फूड के तौर पे गिनी जाती है, वो फैट में कम किरदार अदा करती है। फैट तो आपको पता है डायरेक्टली चिकनाई जो है वो तो है ही है चिकनाई, लेकिन लेनी भी जरूरी है। वैली हम थोड़ी लेते हैं लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा है। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, जिसको शास्ता हम कहते हैं, जो हम लेते हैं गंदम से, चावल से, रोटी से, इन चीज चीनी से, जो पर्टिकुलरली शुगर है, वाइट शुगर है, गन्ने की चीनी। तो ये जो भी खुराक जिसके अंदर चीनी का इस्तेमाल ज्यादा हो, वो खुराक जो है वो आपको मोटापे की तरफ लेके जाएगी। जो भी खुराक जिसके अंदर ज्यादा स्टार्च हो, जिस तरह आपका चावल ज्यादा खाएंगे, आप व्हीट, रोटी हम खाना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि रोटी के बगैर गुजारा नहीं है, तो हम रोटी ज्यादा खाते रहते हैं। तो हम अनफॉर्चुनेटली ज्यादा सीरियल खाने वाली कौम है। हमारे यहाँ गंदम की पैदावार जो है ना वो सबसे ज्यादा है। हम 23 मिलियन मैट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं और पिछले साल 30 हमारी जरूरत थी, इस साल 40 हमारी जरूरत है। इस साल हम 12 मिलियन मैट्रिक टन इंपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि मुश्किल है चूंकि रशिया का रिफरेंस अवेलेबल नहीं। तो इस साल हम कहत की तरफ भी जा रहे हैं। उसकी वजह यह कि हमने अपनी खुराक में गंदम का इस्तेमाल जो है वो किया हुआ है, उसको कम करने की ज़रूरत है। हम अपनी अगर डाइट के अंदर मीट का और वेजिटेबल का इस्तेमाल बढ़ा देंगे तो मोटापा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं नेसेसरी फूड आइटम्स के हवाले से। हमारी रोज़मर्रा की जो ग़ज़ा है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या हमारी डाइट उसको मीटअप कर पाती है, हमारी जो नीड्स हैं क्या उसको हम मीटअप कर पाते हैं। ब्रेक में जाने से पहले डिफरेंट फूड आइटम्स की बात की जो कि हम ऑन डेली बेसिस हमारी स्टेपल डाइट का हिस्सा रहते हैं। इसके अलावा मीट आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी हेल्दी डाइट का। क्या मीट प्रोडक्शन का जो प्रोसीजर इस वक्त मोस्टली फॉलो किया जाता है सेफ है? क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और किस तरह से आप मेक श्योर कर सकते हैं कि जो भी मीट आप मार्केट से खरीद रहे हैं वो खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए भी हेल्दी है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा और फील्ड है जी जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फूड सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो रही है हमारी, क्योंकि मीट हम 2 जगह से लेते हैं, या तो स्लॉटर हाउस से आता है जो आपका बीफ और मटन है, और या फिर आपका जो है वाइट मीट है जो आप चिकन लेते हैं मार्केट के अंदर से। इस वक्त दोनों की पोजीशन बड़ी पैथेटिक है। वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं, वो जगह भी हमने देखी हुई हैं जहाँ पे ये मीट स्लॉटर करते हैं, और जिस तरह मीट जो है वो मीट आपको पता है बहुत ज़्यादा पेरिशेबल है, दूध की तरह, बड़ी जल्दी ख़राब होने वाली ये एक ऐसी चीज़ है कि जल्दी ख़राब हो जाती है।
जल्दी कैप्चर करती है, इसके अंदर ब्लड होता है, जल्दी ये लेती है जरासीम को। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है ना जी, देखें हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कंज्यूमर हैं वो ब्रायलर के कंज्यूमर हैं, चिकन के कंज्यूमर हैं। तो चिकन मीट की जो प्रेमिसेस है या वहाँ पे आप चले जाएं तो आप 2-3 मिनट 4 मिनट तक खड़े नहीं हो सकते, जो जहाँ से आप चिकन लेने जाते हैं। ये सब कुछ होना तब है, गवर्नमेंट से नहीं हो पा रहा। ये होना तब है जब कंज्यूमर इस चीज़ की डिमांड करेगा, जब कंज्यूमर, कुछ जगहों पे अच्छी शॉप्स बनी हुई हैं लेकिन कंज्यूमर वहाँ से इसलिए लेने नहीं जाता, मे भी 5 रुपये ज़्यादा हो रेट उसका। कंज्यूमर अपने 1 kg के पीछे 5 रुपये कंप्रोमाइज़ कर लेता है, जो कि अगर वो 3 kg या 4 kg लेके जा रहा 20 रुपये बनेंगे, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ अपनी हेल्थ कर जाता है, क्योंकि वहाँ के ऊपर इतनी अनहाइजेनिक है। हम रोज़ देख रहे होते हैं जिन हाथों से वो स्लाटर करते हैं उन्हीं हाथों से वो साफ करते हैं गोश्त को, उन्हीं परों के साथ वो ब्लड साफ करते हैं उस टेबल का, और उसी के ऊपर रख के काट के हमें पकड़ा देते हैं और हम समझते हैं हमने पका लिया तो हम सेफ हो गए। प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी कंज्यूमर अवेयरनेस जो है जी, ये सबसे बड़ा इस मसला है, जो पहले भी हमने बातें की हैं और जो अब भी बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम इस तरह के होते रहने चाहिए कि मैं ये कहूँगा कि आपने देखें जहाँ महीने में आप 5 दफ़ा मुर्गी लेने जाते हैं, आप 4 दफ़ा चले जाएं, आप उसको कम कर लें, आप अच्छा खिला लें अपने बच्चों को, आप कम खिला लें। तो यही मैसेज है एक मेरा, बिल्कुल आप कम खाएं, अच्छा खाएं, वो पैसे जो हैं वो उधर लगा लें आप। तो मीट के अंदर ये पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो शॉप्स, ओपन शॉप्स का कॉन्सेप्ट है, ओपन स्लॉटर हाउसेस, सेफ? ये बिल्कुल सेफ नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जी जहाँ पे इस तरह चिकन मीट और स्लाटर हाउसेस ओपन हवा के अंदर, गंदगी के अंदर जो है वो सेल हो रहे हैं। और इसी तरह दूध, दुनिया दूध के ऊपर समझ लें कि कितने, तकरीबन 80 ईयर्स बिफोर उन्होंने सोच लिया था कि खुला दूध नहीं मार्केट में आएगा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क रह गया है। इंडिया भी अब तकरीबन अपनी प्रोडक्शन को 50 पे ले गया है, प्रोसेस्ड 50 लूज सेल हो रहा है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अभी तक 97% लूज सेल करवा रहा है। और ये वजह क्या है? वजह कंज्यूमर है। कंज्यूमर को आप प्रोसेस्ड मिल्क में 5 रुपए ज्यादा देंगे लीटर के, वो नहीं लेगा, वो उससे खुला दूध लेना पसंद करेगा और कहेगा कि ये असल दूध है, ये नकल दूध है। जब तक ये फर्क उसके ज़हन से नहीं निकालेंगे कि साफ होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना असल और नकल आप समझ रहे हैं। और ये कंपनियों का भी काम है कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें लोगों के ऊपर, कि वो उनको पता चले कि ये उनको अंदर दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि ये दूध नहीं है, वो क्लियर करें कि ये दूध है, ये सिर्फ पास्चराइज हुआ हुआ है। कुछ अच्छी कंपनियां आ रही हैं, कुछ अच्छे लोकल लेवल पे भी, फैसलाबाद के अंदर भी मैं बता सकता हूँ, नाम नहीं लेंगे, कि हैं जो इस तरह की चीज़ें अब लोगों को पहुंचा रहे हैं पैक फार्म में। आप अगर आपको 5 रुपये लीटर के ज़्यादा देने पड़े तो आप दें। आप देखें ना, रोज़ के आप 10 या 20 रुपये या 25 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा आपका, लेकिन आपकी बच्चे की सेहत जो है कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। आप वो उधर से आधा लीटर कम कर लें दूध का ना अपने इस्तेमाल में। तो ये थोड़ा सा कंज्यूमर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसकी अवेयरनेस को। अच्छा है इस तरह के प्रोग्राम किया करें आप, ताकि लोगों को जो है वो पता चले जो हमारी बेसिक डाइट्स हैं उनमें कहाँ कहाँ फ्लाज हैं। अच्छा, फ्रोजन फूड्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान आ गए, बच्चों का लंच आप बना रहे हैं, सेफ, डेंजरस? देखें, डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन, कि आपकी प्रोडक्शन का। यहाँ पे अब 1500 कंपनियां खुल गई हैं फ्रोजन फूड की, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, क्योंकि ये एक और बहुत सेंसिटिव पार्ट है फूड का, फ्रोजन वाला। क्योंकि फ्रोजन फूड में अगर एक कहते हैं ना हल्की सी जुम्बश भी हुई है तो आपको मौका मिल जाएगा जरासीम को, जर्म्स को अटैक करने का। तो फ्रोजन फूड पे जो अच्छी कंपनी है वो तो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अब तो गली मोहल्ले में नगट्स बन रहे हैं जी। अब तो गली मोहल्ले में छोटी छोटी बनी हुई हैं दुकानें जो फ्रोजन फूड तैयार कर रही हैं। मेरा ख्याल है उससे बचना चाहिए हमें, क्योंकि वो ना मीट यूज़ करते हैं, ना उसके अंदर प्रॉपर फूड यूज़ करते हैं, और फिर जिस कंडीशन में बना रहे हैं, आपको मैंने बताया था, एक इनएक्टिव हो जाते हैं जो आपके ना जरासीम। जब फ्रोजन करते हैं किसी चीज़ को, बेसिकली आप इनएक्टिव कर रहे होते हैं जरासीम को। अब वो जरासीम कितने ज़्यादा हैं बनाने के वक्त, वो कितने इनएक्टिव होकर सोए हुए हैं, और जब वो दोबारा पकेंगे तो कितने जाग जाएंगे। ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है और उसकी कितनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं उस इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, हाउ डू यू मेक श्योर व्हेन यू से कि सेफ है, क्वालिटी? देखें जी, इसका दुनिया में तो एक ही बेंचमार्क है कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो अच्छी कंपनी से सर्टिफाइड कंपनीज हैं जिन्होंने सर्टिफाई किया हुआ है, अगर वो एथिकली ठीक हैं। अब पाकिस्तान के अंदर देखें, वो सर्टिफिकेशन कंपनियां भी तो बनी हुई हैं 1000 के करीब। हर कोई ब्रीफ केस खा के जाता है, सर्टिफाई करके आ जाता है, अपनी लेबल लगा देता है ISO सर्टिफाइड।
लेकिन वो जो सर्टिफिकेशन कंपनीज वो भी कुछ हैं जो लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है कि ये 5 या 6 या 7 कंपनीज ऐसी हैं, अगर इनकी सर्टिफिकेशन है तो देन आंखें बंद करके आप उठा लें, क्योंकि ये कंपनीज बड़े अच्छे तरीके से ऑडिट करती हैं इस चीज़ का और फूड का। और तो कोई हल नहीं है, आप किस तरीके से नहीं आप कर सकते उसको। हाँ, एक और है कि पैकेजिंग से आप देख सकते हैं कि अगर आपके, क्योंकि जो अब आपको देखें कंसेप्ट आ गया ना फ्रोजन फूड के लिए, जो मार्ट्स हैं उसके ऊपर होता है, तो वहाँ पे बिजली फ्लक्चुएशन है, लाइट की आपकी जो बिजली आप बार बार लोड शेडिंग हो रही है, तो आपको पैकिंग से पता चल जाता है कि कितनी फ्रेश है और कितनी उसके अंदर वो दोबारा तो नहीं हाँ, मतलब वो डिफेक्ट्स आ गए हैं अंदर के नहीं आए। तो कोशिश करें वो वाला पैक उठाएं जो कि बिल्कुल सही हालत में है, क्योंकि वो फ्रोजन हालत में ही मौजूद है। जो पैक वापस रीफ्रीज होकर बाद दोबारा फ्रोजन हुआ है उसने अपनी पैकिंग में फौरन शेप चेंज कर लेनी, क्योंकि डीफ्रीज होगा तो वो वेट हो जाएगा ना, वेट होगा तो वो फिस जाएगा, आपको थोड़ा सा फील हो जाएगा तो उसकी feel हो रैपिंग जाएगा से। आपको, हाँ, रैपिंग से। अच्छा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ विजिबली महसूस हो रही होगी कि अगर कोई पैक डीफ्रोस्ट होकर दोबारा से फ्रीज किया गया है, रीफ्रीज किया गया है, तो बड़ा अपेरेंटली आपको उसके पैकेजिंग से, उसके पैकेट से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है। कैलोरी काउंट ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन किया नहीं जाता। मोस्ट पैकेजिंग के ऊपर आपको या तो प्रॉपर डिटेल्स नहीं मिलती या लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिटेल्स मिलती हैं। नहीं, लाजमी है जी। अब पंजाब के अंदर तो जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स का टेबल है पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से बैन है कि उसके बगैर आप नहीं, तो जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लेबलिंग दिए हुए हैं वो हर एक ने अप्रूवल लेनी है उसकी, उसको आपने प्रूव करवाना है, वहाँ से फिर ही आप अपनी मार्केट कर सकते हैं मार्केट में। हाँ, ये अगेन क्वेश्चन मार्क, बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो जो लेबल है वो सही है कि नहीं है। आपने लेबल तो लिख दिया लेकिन अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। अब फूड अथॉरिटी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको बार बार असेस कर सके, को चेक करें। एक बैच को कभी चेक कर लिया तो अब पाकिस्तान है यहाँ पे, तो अब अगला बैच पता नहीं कैसे तैयार होगा। तो ये मसले हैं। अलबत्ता लेबल के ऊपर तो डेफिनेटली लिखा हुआ है और वो हर एक ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो जो बेवरेज कंपनी का एक लेबल बना हुआ है साहब ने वही कॉपी पेस्ट करके लगा देना। अब अंदर क्या डाला है वो तो आप देखें जी, एथिक्स हैं वो हमारे बिजनेस एथिक्स बड़े लो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लो एथिक्स के ऊपर परफॉर्म कर रही हैं, तो उसमें थोड़ी सी मेरा ख्याल है जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको विजिलेंस थोड़ी बढ़ाने की, ऑल्दो वो टीम्स काम कर रही हैं, लेकिन इतना बड़ा कह लें कि एरिया है ना, इतना बड़ा फील्ड है कि वो पहुंच नहीं सकती हर जगह पे। जिस कह लें कि रेस्टोरेंट की बारी भी आ जाई है वो अगले साल दोबारा आनी है, इतने ज़्यादा है उनकी जो है वो कंपेन के अंदर। इसी तरह ऑयल है, खुला तेल है, या जो लो स्टैंडर्ड वेजिटेबल ऑयल है उनकी वो कंपेन साल में 2 दफ़ा करते हैं, लेकिन उस कंपेन के बाद कैसे विजिलेंस रहनी है वो तो अब देखिए उनका इंटरनल है ना कि उन्होंने कितनी रखनी है। तो ये अगेन डिपेंड करता है बिजनेसमैन बिजनेस एथिक्स को फॉलो करता है कि नहीं। अब ये चीज़ें जो है ना, ये वैसे रेगुलेशन वो ले लेते हैं, अप्रूवल भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो जिस तरह कर रहे होते हैं मार्केट में, यहाँ पे फिर ब्रांडिंग काउंट करती है। जो बड़े ब्रांड हैं या जो फेमस ब्रांड्स हैं वो फिर मेहनत कर रहे होते हैं उसके ऊपर, जो छोटे ब्रांड्स हैं ऑब्वियसली फ़र्क आता है। जैसा आपने कहा कि डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि लोगों की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो एनीवेयर इन द प्रोसेस। बच्चों के लिए कौन से फूड आइटम्स नेसेसरी होने चाहिए उनके डेली मील्स के? बच्चों के लिए देखिए जी, अंडा, दूध और जो मीट है, ये 3 चीज़ें प्लस वेजिटेबल्स है। मैक्सिमम जो रेड वेजिटेबल्स हैं जिस तरह टमाटो है, गाजर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिस तरह ग्रीन लीफ का सैलड है आपका, ये बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं और साथ में दूध का इस्तेमाल उनको दिन में 3 दफ़ा लाजमी करवाएं, सोने से पहले, सुबह नाश्ते में और दोपहर के टाइम उनको लंच के बाद आने के बाद। और तीसरी बात यह है कि आप जो उनको है ये इसका इस्तेमाल अंडा रोज़ एक लाजमी कर दें कंपल्सरी अपने बच्चे के लिए सुबह के टाइम, और योगर्ट का यूज़ जिस तरह मैंने कहा था गुड बैक्टीरिया के मैनेजमेंट के लिए ये। और जब मीट की बात करते हैं तो चूँकि वो मीट में वही मसला है कि वो नगेट्स हैं और वो फ्रोज़न फूड्स हैं, और वो उसका सलूशन होममेड है, वो माँ है उसका सलूशन। अगर माँ घर पे नगेट्स तैयार कर ले, आप चिकन खुद मिन्स कर लें, खुद बीफ को मिन्स कर लें, तो इट्स नॉट अ बिग टास्क। आप बना के अपने फ्रीज़र के अंदर, फ्रीज़र तो है ही, आपने रखना ही है, तो आप उसके अंदर 3-4 दिन का स्टोर करके आप रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जाकर फिर आसानियाँ हैं, वो आसानियाँ ख़त्म नहीं हो रही। तो आखिरी बात यही कि माँ जिस दिन खुद तहैया कर लेगी कि मैंने बच्चे की नरिशमेंट ठीक करनी है, हो जाएगी। लेकिन जब माँ कहेगी सुबह स्कूल तैयार करके भेज दिया है, 6 बजे उठकर मेरी जान छूट गई, मैं फिर सो जाऊँ, मसला वहाँ पे है। एंड अवेयरनेस ऑफ कोर्स प्लेज अ की रोल एज वेल। जितने आपके वालिदैन अवेयर होंगे
उतना बेहतर होगा। तो आई थिंक समटाइम्स इट्स नॉट कि करना नहीं चाहते हर वालिदैन अपने बच्चे के लिए, आई थिंक दे वुड ऑलवेज वांट द बेस्ट, लेकिन हाँ कई दफ़ा आगाही नहीं होती, रिसोर्सेज नहीं होती। एंड जब वापस आएंगे ब्रेक से तो अफोर्डेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो अफोर्डेबल हैं, हर किसी के एक्सेस में है। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ के हवाले से, डिफरेंट फूड आइटम्स जो कि आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, वो आइटम्स जो कि बुरे हो सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड डाइट के अंदर। अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, गिवन द रीसेंट इन्फ्लेशन, आपको लगता है कि लोगों की पहुँच में वो नेसेसरी फूड आइटम्स हैं जो उनकी सेहत के लिए अच्छे होंगे? जी, अच्छा सवाल है। इस वक्त जो पर्टिकुलरली इस वक्त जो टाइम चल रहा है उसमें चूँकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है ग्लोबली और पाकिस्तान के अंदर तो ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, उसमें अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा मसला है। वैसे फूड सिक्योरिटी जो है वो उसकी डेफिनेशन मैंने पहले भी बात की थी कि कंप्लीट ही नहीं होती जब तक आप लफ्ज़ नहीं रखते। सो एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये तीनों ही मिलते हैं, थ्री एज तो फिर फूड सिक्योरिटी होती है। और फूड सिक्योरिटी होती है कि हर बंदा, ना कि एक बंदा, ये जो 23-24 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबको बेसिक खुराक जो है वो उनके लिए अवेलेबल हो। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ जो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो औरत अपने गाँव के अंदर मुर्गी पाल रही है, वो अपने अंडा जो है उसका अपने बच्चे को नहीं खिला सकती। उसका बच्चा डेफिशिएंट रहता है, बट शी हैज़ टू सेल, उसको बेचना पड़ता है, उसको पैसे कमाने। जो बंदा एक गाय या भैंस रख के बैठा है, उसका दूध उसको बेचना पड़ता है, अपने बच्चे को पिला नहीं सकता। सो अफोर्डेबिलिटी एक मेजर इशू है जी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इसका सलूशन जो है ना वो दो तरीकों से होता है अफोर्डेबिलिटी का। एक तो आप वो वाली ग़िज़ा जो बेसिक ज़रूरत है उसको जितना सस्ता कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, गवर्नमेंट उसमें अपना रोल प्ले करे, अशराफिया करे, बिजनेसमैन करें, जितने भी आपके जो अमीर लोग हैं वो मिलकर उसको हल करें। दूसरा ये है कि जो फिलैंथ्रोपी है उसका वर्क जो है गवर्नमेंट उसको ओन करे। बिल्कुल पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इसको चलाता है फिलैंथ्रोपी को, लेकिन मैं यहाँ पे तारीफ़ करना चाहूँगा पिछली गवर्नमेंट की, जिस तरह उन्होंने एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इस तरह के प्रोग्राम जो हैं जिसमें आप एटलीस्ट भूखे को आप मरने नहीं देते, आप भूखे को उसके घर तक पहुँचा देते हैं खाना। बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं इस पे, और मेरा ख्याल है कि उनको स्ट्रेंथन थोड़ा करने की ज़रूरत है, नेटवर्क्स को। इस तरह आप अफोर्डेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज ज़ाहिर बात है कि आपको चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, आप पहुँच ही नहीं है, आप सामान तक अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप रेडी में से गुजर रहे हैं, आपको सेब पड़े हुए आप ख़रीद नहीं सकते, तो फिर तो वो आपके लिए नहीं अवेलेबल ना, जब तक अफोर्डेबल नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि हम एक्सचेंज रेट कम हो, डॉलर नीचे आए और हम अपनी खुराक जो बेहतर पैदा कर सकें। और फ्लड ने हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। ये रिसेंटली ये जो क्लेमिटी है कोविड के बाद, इसने पाकिस्तान को बहुत अफेक्ट किया है। मैं गया हूँ पिछले दिनों रंजार खान, तो मैंने देखा है आगे राजनपुर का इलाका और सिंध तक सारा जो है वो वाश आउट हो गया, और वहाँ पे इतना ज़्यादा कह लें कीचड़ है कि जितना भी कोई सुलेमान है वो बह के नीचे आ गया है, और पानी मिट्टी इतनी पड़ी हुई है, वो जब तक उठेगी तब तक गंदम पैदा होगी, तब तक वो बड़ा टाइम लगेगा उसको। अभी 1 साल हमें बड़ा सीवियर किस्म का फरमाइन देखना पड़े इन इलाकों में। अल्लाह ताला ना करे ऐसा मौका है, लेकिन ऐसा हम देखना नज़र आ रहा है, देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गंदम की कमी है इस वक्त, और उस कमी को पूरा करने के लिए अब जो है ना वो कुछ एफर्ट्स हो रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कि आप उस तरह की वैरायटीज़ लेके आएँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी 40 मन से ऊपर नहीं जा सका, एवरेज जो प्रोडक्शन है पर एकड़ दुनिया के अंदर 100 तक चला गया है। हमारे यहाँ इस तरह की एफर्ट्स हमने प्रैक्टिस की नहीं है कि जिससे हम खुराक की कमी को पूरा कर सकें। जब वो अबंडेंट होगी तो ज़ाहिर लोगों को अफोर्डेबल होगी, अब तो अवेलेबल ही नहीं है। अब तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपका आटा 200 रुपये kg वेरी सून जो है ना उस तरफ जा रहा है। अब 200 रुपये किलो जिसने आटा खरीदना है वो कैसे बच्चे को खिलाएगा? वो तो बेसिक डाइट है, बाकी तो भूल जाए ना, आप दूध को, गोश्त को, अंडे को, वो तो अब अफोर्डेबल लोगों के लिए। तो जो बिल्कुल लो लेवल का तबका है वो पाकिस्तान के अंदर 30% प्लस है, और उसको देखना है, वो किसने देखना है? वो गवर्नमेंट ने देखना है, और मिलकर अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों और इकानमी ठीक हो और लोग उस भूख से निकल सकें जो आने वाले दिनों में नज़र आ रही है हमें। हम एक heavily import reliant country है in terms of our food items.
आपने ये भी कहा कि हो सकता है इस साल हम अपनी जो पैदावार ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में रही है, कम रही है, शायद वो भी मीट ना कर पाए। जी बिल्कुल। तो कितना, हाउ मच आर वी लुकिंग एट अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए? हमारे यहाँ जी जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा है, और इंपोर्ट बिल में फूड आइटम्स के अंदर सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो वेजिटेबल ऑयल का है, पाम ऑयल का है, जो हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया से। और हमारे यहाँ वीट का कभी नहीं होता था, वीट का भी इंपोर्ट बिल आ गया है। हमें होता है ना 6 मिलियन मीट्रिक टन लास्ट ईयर हमने इंपोर्ट की, इस दफ़ा 10 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इंपोर्ट करेंगे। आबादी हमारी तेज़ी से बढ़ रही है, प्रोडक्शन हमारी उतनी तेज़ी से कम हो रही है, हम एग्रीकल्चर लैंड को शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स हाउसिंग कॉलोनीज। वेरी अनफॉर्चुनेट है, हम एक नक्शा बनाते हैं, एक शहर है ना, इसका हम नक्शा बनाया हुआ है, हमें इसे कहते हैं मास्टर प्लान ऑफ फैसलाबाद। अब मास्टर प्लान ऑफ फैसलाबाद में हमने ग्रीन, ब्राउन और इंडस्ट्रियल जोन क्लियर किए हुए तीनों, और वेरी अनफॉर्चुनेट है अंदर ही हमारे माफियाज बैठी हैं जो वहाँ जाके ग्रीन को ब्राउन करा लेती हैं और वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना देती हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है जी, अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करना, लोगों की हिजरत जो है गाँव से शहर की तरफ, वो एक तो मैन पावर वहाँ पे कम करती है जो वर्किंग हैंड्स हैं, और दूसरा उन जगहों पे फिर कॉलोनियाँ बनती हैं और वो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मुतासर होती है। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट बिल सबसे बड़ा जो मैंने बताया ना वेजिटेबल ऑयल का है, उसके मतबादल ज़राए ढूंढना। अभी तक हम सिर्फ, पहले हम कभी कनोला लगाते थे, अपना सरसों लगाते थे, और अब हम बहुत पीछे हैं, हम 2% ऑफ द प्रोडक्शन भी नहीं उगा रहे जो हमें चाहिए, 2% भी नहीं है, तो 98% हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब इमेजिन करें, अब 98% कंजम्पशन अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब एक्सचेंज रेट 250 का होगा डॉलर का, तो फिर आपकी इकानमी में कितनी इफेक्ट होगी उससे। तो अब उस पर ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें मतबादल ऑयल सीड को प्रोड्यूस करें। एग्रीकल्चर बीओ रिसर्च यहाँ बैठा है, और लोगों को प्रवोक करें को एग्रीकल्चर में ऑयल सीड की प्रोडक्शन को बढ़ाएं। अब सिर्फ गन्ने की प्रोडक्शन, अब गन्ने की प्रोडक्शन तो मैं तो बल्कि कहा करता हूँ इसको ख़त्म करें, इसको कम करें। चीनी की, हमारे यहाँ बुरहान क्या था जी, चीनी माफिया है, शुगर माफिया है। और भाई आप, शुगर तो एक जहर, एक कातिल है, तो आप उस जहर के लिए दौड़ लगाते हैं, मर जाते हैं। हम अपने टेस्ट बड्स को चेंज क्यों नहीं करते? हम चीनी का इस्तेमाल कम क्यों नहीं करते, ताकि शुगर माफिया को भी एहसास हो कि जनाब हम कोई हमसे खरीद नहीं रहा, कम हो गई है खरीदारी। हम उस पर फोकस करते हैं, हम, और किसान को उस पर ज़रा पैसे मिल जाते हैं गन्ने पे। अगर किसान को ऑयल सीड लगा के देंगे सरसों, तो उससे डबल पैसे लेगा। उसको मोटिवेट करें कि आप ऑयल सीड की तरफ आएँ। तो हमें ये थोड़ी सी ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए एग्रीकल्चर जो है मिनिस्ट्री, उसको चाहिए कि ऑयल सीड, और अब जैतून को हमने बढ़ाया है, ऑलिव को थोड़ा सा चकवाल के एरिए में, और उम्मीद करते हैं कि 2-3 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान जो है वो एटलीस्ट ऑलिव ऑयल इम्पोर्टर नहीं रहेगा। तो उसकी इस तरह की चीज़ों को बढ़ाएं। हमारे पास डेजर्ट पड़ा हुआ है, हम रेंजार खां गए, वहाँ से हमने देखा कि बावलपुर का आगे इंडिया तक जो चोलिस्तान है हमारा, वो जाता है वहाँ तक। तो वो उस डेजर्ट के अंदर कोई ऐसी क्रॉप्स हम लगा सकें जो ड्राउट टॉलरेंट हैं, तो उन क्रॉप्स को बढ़ाएं ताकि इंपोर्ट जो है हमारा बिल कम हो। एग्रीकल्चर इंपोर्ट का बिल एक एग्रीकल्चर कंट्री के लिए एक समझ लें कि बड़े अफसोस की बात है, वो सबसे ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।